जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज उपस्थित हूं साबुन और साबुनीकरण के ऊपर चर्चा करने के लिए। आइए समझते हैं पहले साबुन को, फिर हम बात करेंगे साबुनीकरण के ऊपर। साबुन और साबुनीकरण को बहुत संक्षिप्त में समझने वाले हैं हम लोग, क्योंकि क्लास 10 के साइंस में हर साल साबुन और साबुनीकरण से सवाल पूछे गए हैं। और जैसे सवाल पूछे गए हैं कि साबुन क्या है और साबुनीकरण पे टिप्पणी लिखिए, एकदम आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत आसान तरीके से बहुत संक्षिप्त शब्दों में मैं समझाने वाला हूं आपको। हाँ, आइए समझते हैं साबुन को। साबुन जो होते हैं वे उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। क्लियर? जिनका सूत्र होता है RCOONA। साबुन का जो सामान्य सूत्र होता है वो RCOONA होता है ना। यहाँ पर जो R है वो एल्किल समूह है, एल्किल समूह। अब एल्किल समूह बेटा एक कार्बन वाला भी हो सकता है, दो कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला, 5, 6, 10, 12, 15 कार्बन वाला भी हो सकता है। लेकिन साबुन में जो एल्किल समूह है वो कार्बन नंबर 17 वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो साबुन का जो सामान्य फार्मूला है RCOONA, और जहाँ यहाँ पर जो एल्किल समूह है वो लंबा चेन वाला है, बड़ा कार्बनिक कंपाउंड है, जिसको बोलेंगे हम C17H35 और COONA। C17H35 COO और K। अब इस फार्मूले को देखें तो साबुन का डेफिनेशन यहीं पे है। साबुन का परिभाषा इस फार्मूले से ही दिखाई पड़ रहा है। कैसे? देखिए, जो साबुन है वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साल्ट हैं, और जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो उच्च अणुभार वाले हैं। देखिए, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम के और उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम के क्या है? साल्ट है, लवण है। क्लियर? चलते हैं अब साबुनीकरण को समझते हैं बेटा। बहुत सिंपल वे में देखें तो साबुन बनाने की जो क्रिया होती है उसे साबुनीकरण कहते हैं। लेकिन एग्जाम में ये नहीं चलेगा, बहुत सिंपल परिभाषा हो जाएगा। थोड़ा इसको एडवांस वे में लिखना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए, तेल और वसाओं का तनु NaOH और KOH द्वारा जल अपघटन से साबुन बनाने की क्रिया साबुनीकरण कहलाता है ना। तेल का प्रयोग करेंगे या वसा का प्रयोग करेंगे, तेल और वसा का अभिक्रिया होगा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, जिससे साबुन प्राप्त होगा, है ना। तेल और वसाओं का तनु NaOH और तनु KOH के साथ जल अपघटन करने पर साबुन बनने की क्रिया साबुनीकरण कहलाता है। बहुत सिंपल वे में मैंने परिभाषा लिखा है, इससे छोटी परिभाषा नहीं हो सकती, आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। बहुत आसान परिभाषा है, इससे छोटा नहीं हो सकता बेटा, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साबुन बनाने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। इस क्रिया में तेल और वसाओं का तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से साबुन बनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ, ये हो गया आपका तेल या वसा का फॉर्मूला। CH2O C17H35, CHOCO C17H35, CH2O C17H35, ये वसा है या तेल है। इसकी अभिक्रिया हो रही है
सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल या 3 अणु से। तो यहां से क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, यहां से निकलेगा, आपको निकलेगा CCOO C17H35, यहां से भी निकलेगा COO C17H35, यहां से भी निकलेगा CCOO C17H35। तो 3 बात निकला क्या आपका, 3 बात निकला आपका C17H35 OCO निकला ना, C17H35 OCO, C17H35 OCO निकला यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, 3 बार निकल गया, 3 बार ले लिया। अब यहां से निकलेगा बेटा 3 बार OH, यहां से निकलेगा 3 बार OH। मैंने इसको ऐसे लिख रहा हूं Na और OH। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, सोडियम जाएगा Na+ के रूप में, और यहाँ आएगा हाइड्रोक्साइड आयन। ये भी 3 बार है, तो 3 बार यहाँ क्या है, OH है, 3 बार OH। अब 3 बार OH को कहाँ डाल दो, CH2 पे, CH पे और CH2 पे, तो क्या बन गया CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है। और यहाँ से निकला है C17H35OCO, 3 बार निकला है, और यहाँ से 3 गो Na कहाँ जोड़ दो, यहाँ पर 3 गो Na हमने जोड़ दिया, 3 गो Na हमने कहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, और यही क्या प्राप्त हो गया आपका, यही प्राप्त हो गया आपका साबुन, सोप, है ना। और यहाँ से क्या प्राप्त हो गया CH2 CH CH2, और यहाँ से OH, तो CH2OH CHOH CH2OH CH2OH CHOH और CH2OH, ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया, है ना। ये साबुनीकरण की अभिक्रिया है। अगर इस अभिक्रिया को और ओपन करके देखना है तो देखिए, बात करते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से निकलेगा आपका ऐसे, ये जाएगा माइनस में, जाएगा प्लस में, यहाँ से निकलेगा ये माइनस प्लस, यहाँ से निकलेगा ये माइनस और ये प्लस। अब देखो यहाँ क्यों ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और C पे क्यों प्लस आएगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पकड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ा रखेगा, है ना, पकड़े रखेगा। इसका इलेक्ट्रॉन कोई छीन नहीं सकता, कार्बन तो नहीं छीन सकता, लेकिन कार्बन से ये छीन सकता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन छीन लिया है, वो छीन लिया है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो माइनस माइनस, और यहाँ कमी हो गई तो प्लस और प्लस। अब क्या हो गया बेटा, ये बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ से टूट गया, और क्या निकला C17H35 COO, क्या निकला C17H35 COO। ये क्या लिख दिया मैंने, C17H35 COO। यहाँ से निकला है आपका C17H35 COO, और यहाँ से निकल गया आपका, हाँ ये C17H35 COO। हाँ ठीक है, और यहाँ से निकलेगा आपका C17H35, यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से एक निकलेगा, और यहाँ से एक निकलेगा। 3 बार क्या निकल गया C17H35, जो हमने यहाँ 3 बार लिख दिया, 3 बार हमने लिख दिया। इनके साथ साथ क्या निकला है बेटा, बॉन्ड टूटे हैं यहाँ से ना, तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, मतलब C डबल बॉन्ड C डबल O 3 बार ये भी निकला है, तो 3 बार इसको भी लिख लो C डबल O, ओके। अच्छा, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ भी वही कहानी होगी। OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो माइनस, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 बार OH निकलेगा और 3 बार यहाँ से Na+ निकलेगा,
ओके, अब बताओ यहाँ से क्या निकला, C17H35 माइनस, सब पे माइनस है बेटा, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, तीनों ओ पे क्या है, माइनस है, जो यहाँ दिख रहा है C17H35 3 माइनस। अब यहाँ देखो, अब इस माइनस पे क्या करो, इस प्लस को जोड़ दो, इस प्लस को जोड़ दो, 3 बार है तो एक बार यहाँ जोड़ो और एक बार इसको यहाँ जोड़ो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस आ गया, 3 को प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा। ये आपका प्राप्त हो गया साबुन। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, CH2 प्लस CH प्लस CH2 प्लस। अगर इस बॉन्ड को हटा के देखो, इस बॉन्ड को हटा के देखो तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, CH2 प्लस CH प्लस CH2 प्लस, और यहाँ पे क्या है, OH पे 3 माइनस है, तो इस माइनस को कहाँ जोड़ दो तुम, इन प्लस पर, तो क्या हो जाएगा, देखो जोड़ दिया, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या बना लेंगे आपस में, बॉन्ड बना लेंगे, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे आपस में, बॉन्ड, तो ये बन जाएगा आपका CH2OH CHOH CH2OH, ग्लिसरॉल बन जाएगा और साबुन प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका साबुनीकरण। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अच्छे साबुन के गुण, अच्छे साबुन के गुण, अच्छे साबुन के गुण कैसे होते हैं, बहुत संक्षिप्त में लिखा हूं, ध्यान दीजिएगा। साबुन को जल में घुलनशील होना चाहिए, मतलब अच्छा साबुन वो कहलाएगा जो आसानी से जल में घुल जाए, है ना। मान लीजिए आप मार्केट से कोई साबुन लेके आते हो, वो जल के साथ घुलता ही नहीं है, तो वो कपड़ा या बॉडी को कैसे साफ करेगा, इसलिए साबुन को जल में घुलनशील होना चाहिए। जो आप साबुन लाए हो या जो अच्छा साबुन होगा उसमें जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है ये। तीसरी विशेषता है कि साबुन में क्षार की मात्रा कम होनी चाहिए। जिस साबुन में क्षार की मात्रा कम होती है वे अच्छे साबुन कहलाते हैं, है ना। साबुन चिकना और मुलायम होना चाहिए, साबुन चिकना और मुलायम होना चाहिए। जैसे मान लो आप साबुन लगा रहे हो, साबुन काफ़ी हार्ड है, चिकना नहीं है, काफ़ी हार्ड है ना, तो वो साबुन अच्छा नहीं माना जाएगा, वो जल के साथ गलेगा ही नहीं वो। और मान लो चिकना नहीं है, वो रफ है, तो स्किन पे हमें क्या होगा, इरिटेशन होगा, परेशानी होगी, तो साबुन अच्छा नहीं माना जाएगा। मतलब अच्छा साबुन वो है जो चिकना और मुलायम होता है। अगला है सुगंधित पदार्थ मिले होने चाहिए। अच्छे साबुन में सुगंधित पदार्थों की मात्रा होनी चाहिए, साबुन सुगंधित होना चाहिए। मार्केट में जितने भी साबुन हैं जो अच्छे ब्रांड के हैं उनमें अच्छा सुगंध होता है, और हर साबुनों का अपना अपना सुगंध होता है ना। साबुन में कीटाणुनाशी मिला होना चाहिए, है ना। साबुन में वैसा केमिकल होना चाहिए जो कीटाणुओं को मार सके। तो ये हो गए आपके अच्छे साबुन की विशेषता। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। नहाने वाले और कपड़े धोने वाले साबुन में अंतर। पहला कॉलम है बेटा नहाने वाले साबुन का, और दूसरा कॉलम है कपड़े धोने वाले साबुन का। नहाने वाले जो साबुन हैं वो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, नहाने के काम में आएंगे, और कपड़े धोने वाले साबुन कपड़े धोने के काम में आते हैं। दूसरा है जो नहाने वाले साबुन है वो अच्छे तेल और वसाओं से बने होते हैं, और जो कपड़े धोने वाले साबुन हैं वो सस्ते तेल और वसाओं से बने होते हैं। ठीक है। नहाने वाले साबुन चिकने, मुलायम व सुगंधित होते हैं। कपड़े धोने वाले साबुन कठोर, कम चिकने व कम सुगंधित होते हैं। ओके।
नहाने वाले साबुन में हानिकारक क्षार की मात्रा नहीं होती है, लेकिन कपड़े धोने वाले साबुन में हानिकारक क्षार की मात्रा होती है, या साबुन में क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है ना। आप नहाने वाले साबुन से कपड़े नहीं धुल सकते और कपड़े धुलने वाले साबुन से नहा नहीं सकते। क्यों? कि नहाने वाले साबुन हमारे स्किन के हिसाब से बने होते हैं, है ना, और कपड़े धोने वाले जो साबुन होते हैं वो कपड़े में मैल के अकॉर्डिंग बने होते हैं, उसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है, वे साबुन क्षारीय होते हैं। अब उस साबुन से आप नहा लोगे तो स्किन में क्या आ जाएंगे, एलर्जी हो सकता है, स्किन में जलन हो सकती है, स्किन में रेडनेस हो सकता है, स्किन लाल हो सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, जो नहाने वाले साबुन होते हैं इसमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाया जाता, नहाने वाले साबुन में पूरक पदार्थ नहीं मिलाया जाता, लेकिन कपड़े वाले साबुन में, कपड़े धोने वाले साबुन में पूरक पदार्थ मिलाया जाता है। अब पूरक पदार्थ क्या है बेटा? जैसे सोडियम सिलिकेट, रेजिन या कार्बोलिक एसिड वगैरह मिलाते हैं इसमें, ताकि साबुन कपड़े से मैल को काट के हटा सके, है ना। जो नहाने वाले साबुन हैं उनका पीएच हमारे स्किन के पीएच के बराबर होता है, स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता। अगर साबुन का पीएच बहुत कम कर दिया जाए, 7 से कम कर दिया जाएगा, तो साबुन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तभी हमारी स्किन के लिए हानिकारक है। और साबुन में क्षार की मात्रा डाल दी जाए, मतलब उसका पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तब भी हमारी स्किन के लिए क्या हो जाएगा, वो हानिकारक हो जाएगा। लेकिन जो कपड़े धोने वाले साबुन हैं उनमें क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब नहाने वाले साबुन की तुलना में देखें तो कपड़े धोने वाले साबुन में क्षार की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। मतलब कपड़े धोने वाले साबुन का पीएच 7 से ज़्यादा हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे साबुन के स्वच्छीकारक क्रिया, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। देखो बेटा, जब साबुन को ना आप जल में घोलते हो ना, तो साबुन जल के साथ मिलकर मिसेल बनाता है, मिसेल, ये ध्यान दीजिएगा, मिसेल बनाता है, मिसेल बनाता है। मिसेल क्या होते हैं बेटा? कोलाइडी कण होते हैं। कोलाइडी कण क्या होते हैं? वे कण जिनका साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, उन कणों को हम कोलाइडी कण कहते हैं, है ना। और जब साबुन जल में घुलते हैं तो मिसेल बनाते हैं, और मिसेल जो बनता है उसका साइज 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। देखिए होता क्या है, जब साबुन को आप RCOON, ये है आपका साबुन का सामान्य सूत्र, जब इसको आप जल में घोलते हो बेटा, जब इसको आप जल में घोलते हो तो ये बनता है RCOO माइनस प्लस Na प्लस। साबुन दो भागों में टूट जाता है, RCOO माइनस और Na प्लस, है ना। अब साबुन का वह आयन जो ऋणायन होता है, यह पुनः दो भाग में टूट जाता है, R प्लस प्लस COO माइनस, है ना, COO माइनस। अब इसको बोलेंगे हम कार्बोकैटायन या एल्किल आयन कह सकते हैं हम, एल्किल आयन हम कह सकते हैं, और इनको बोल सकते हैं हम कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब मेन चीज है कि साबुन कपड़ों के मैल को क्यों साफ कर देता है। देखिए होता क्या है, साबुन को आपने जल में घोला, साबुन के दो भाग, साबुन दो भागों में टूट गया, ऋणावेशित भाग और धनावेशित भाग। ऋणावेशित भाग पुनः R प्लस और COO माइनस में टूट गया,
इसको हम एल्किल कैटायन कह सकते हैं, एल्किल, हाँ एल्किल कैटायन कह लो, एल्किल कैटायन कह लो, और इसको कार्बोक्सिलेट आयन कह लो। टूट गया साबुन। अब कुल साबुन में 3 प्रकार के आयन बन गए। एक बन गया आपका एल्किल, एक बन गया आपका एल्किल कैटायन, दूसरा बन गया सोडियम धन आयन, और तीसरा बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। ये तीनों आयन क्या होंगे? जल में होंगे। और इस फिगर में ये मिसेल का एक अणु है, ये मिसेल का एक अणु। जब साबुन को आप जल में घोलोगे ना, तो ऐसे करोड़ों मिसेल अणु बनते हैं, है ना। जल में ऐसे करोड़ों मिसेल बन जाते हैं, मिसेल के अणु बन जाते हैं। इसमें देख रहा होगा आपको तीनों पॉइंट। देखो निकला यहाँ से सोडियम आयन, देखो सोडियम आयन मैंने बना रखा है पिंक कलर से, और यहाँ बना है आपका एल्किल कैटायन। एल्किल कैटायन यहाँ पे देखो ये वाला भाग है, ये जो रेड से मैं बनाया हूँ, रेड से, ये है एल्किल कैटायन। और COO- वाला जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो है ये येलो कलर में बड़ा वाला राउंड में, ये देखो इस पे माइनस है, तो हमने माइनस यहाँ डाल रखा है, यहाँ पे देखो ये है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, जो एल्किल समूह के जो आयन होते हैं ना, ये होते हैं जल विरोधी। क्या होते हैं ये? जल विरोधी होते हैं, और जल विरोधी होने के साथ तेल स्नेही होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, ये होते हैं जल विरोधी। और जल विरोधी होंगे तो क्या हो जाएंगे? ये तेल स्नेही होंगे, तेल स्नेही, ध्यान दीजिएगा, है ना। और कार्बोक्सिलेट आयन की बात करते हैं, CO, COO माइनस, हाँ COO माइनस कर लो, COO माइनस, डबल माइनस होगा, हाँ ठीक है, COO माइनस, ये होगा आपका जल स्नेही। क्या होगा? जल स्नेही। जल स्नेही होने के कारण क्या होते हैं? ये तेल विरोधी होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो साबुन का क्लीनिंग एक्शन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये इसका आपने लिख लिया और इसका लिख लिया, रह गया आपका सोडियम आयन। अगर मान लो साबुन में पोटेशियम आयन है, तो जहाँ तुम सोडियम लिखे हो वहाँ क्या लिख सकते हो? पोटेशियम आयन। इनका मेन काम है बेटा जल के पृष्ठ तनाव को कम करना। ये ध्यान देना, सोडियम आयन जब जल में घुलता है तो उसका मुख्य काम है जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देना। ठीक, अब देखो ये कैसे मालूम चलेगा कि कौन जल विरोधी है और कौन जल स्नेही? जल विरोधी का मतलब है जल से दूर रहने वाला, तेल स्नेही का मतलब है तेल के पास रहने वाला, तेल से स्नेह करने वाला। उसी हिसाब से देखो, जल स्नेही का मतलब है जल के पास रहने वाला, जल से स्नेह करने वाला, जल को चाहने वाला। उसी हिसाब से है तेल विरोधी, तेल से दूर रहने वाला। आपको पता है ना कि तेल और जल एक दूसरे के विरोधी हैं। कभी भी जल में तेल डालो या तेल में जल डालो, वो मिलेगा नहीं, दूर ही रहेगा, क्योंकि इनकी प्रकृति ही अलग अलग है। जो दोनों कैसे घुलेंगे? जब दोनों की प्रकृति ही अलग अलग है तो घुल नहीं सकते। हमेशा विलयन कब बनता है? जब विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति समान हो। मतलब विलेय और विलायक, अगर विलेय ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए। अगर विलेय अध्रुवीय है तो विलायक का भी अध्रुवीय होना चाहिए, तभी विलयन बनेगा। अगर विलेय ध्रुवीय है और विलायक अध्रुवीय है तो विलयन नहीं बनेगा।
अगर विलेय अध्रुवीय है और विलायक ध्रुवीय है तब भी विलयन नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो जो यहाँ पर R+ है वो जल विरोधी है। जल विरोधी क्यों है? क्योंकि इसका प्रकृत है बेटा, इसका प्रकृत है अध्रुवीय का, ये अध्रुवीय है, और तेल क्या है? ध्रुवीय है, तो विरोधी हुआ कि नहीं हुआ? तो जो R+ है वो जल विरोधी है, और जल विरोधी है तो तेल स्नेही है। तेल से स्नेह क्यों करेगा? क्योंकि तेल जो होते हैं वे अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, और R+ भी क्या है? अध्रुवीय प्रकृति का है, अतः यह जल विरोधी और तेल स्नेही हुआ। कार्बोक्सिलेट आयन को देखें तो कार्बोक्सिलेट आयन की जो प्रकृति होती है वो ध्रुवीय होती है, और जल की प्रकृति भी क्या होती है? ध्रुवीय होती है। तो इसलिए क्या हो जाता है? ये जल स्नेही हो जाता है। लेकिन जल स्नेही होने के साथ तेल विरोधी हो गया, क्योंकि तेल की प्रकृति क्या हो गई? अध्रुवीय हो गई। ओके, सोडियम को बताया ही, सोडियम क्या करेगा? जल में घुल करके जल के पृष्ठ तनाव को कम करेगा। अब देखो, तुमने क्या किया? साबुन को जल में घोला, मिसेल बना। मिसेल ऐसे ही बनता है। और आपको पता है कपड़े पर जो मैल होती है ना, मैल, मैल की प्रकृति भी क्या होती है? अध्रुवीय होती है। जो मैल का नेचर होता है वो अध्रुवीय होता है ना। मतलब अब मैं यहां देख रहा हूं मैं मैल, मैल को समझो, मैल का जो नेचर होगा वो अध्रुवीय का होगा, अध्रुवीय का। अब ध्यान देना, तुमने क्या किया? साबुन को जल में घोला, मिसेल बन गया, ठीक है। जब मिसेल बनेगा, हाँ एक चीज यहां रह गया, ये बताओ बेटा, इस मिसेल में 3 प्रकार के आयन हैं, R+ आयन, CO- आयन और Na+ आयन। अब जो CO- आयन है वे क्या है? जल स्नेही है। तो देखो जल के संपर्क में है, ये जल है सब, ये क्या है? ये जल है। देखो जल के संपर्क में है, जल के संपर्क में आ गए, ठीक है। जो R+ है वो जल विरोधी है, तो जल से दूर है। देखो जल यहाँ पर है, जल यहाँ पर है, यहाँ पे जल है, तो जल से काफी दूर है ये, ठीक है, ये ध्यान देना। अब तुमने क्या किया? गंदे कपड़े को तुमने सर्फ वाले पानी में भिगो दिया, है ना। तो क्या करेगा यहाँ पे? सोडियम आयन, सोडियम आयन क्या करेगा? जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देगा, ताकि कपड़ा का एक एक धागा तक जल पहुंच जाए, कपड़ा अच्छे से भीग जाए, फूल जाए, है ना। जब कपड़ा फूल जाएगा तब होगा क्या? ये बताओ, जो कपड़े की मैल है, जो कफ, ये कफ और कॉलर में ही ज़्यादा मैल होती है ना, अंडर आर्म में मैल होती है। अब मैल का स्वभाव कैसा है? अध्रुवीय का। तो कपड़े में भिगोगे आप, कपड़े को सर्फ में भिगोगे कितना मिनट? 15 से 20 मिनट, ये आदर्श टाइम होता है भिगोने का। अगर चाहते हैं आप कपड़ा अच्छे से साफ हो तो साबुन वाले या सर्फ वाले पानी में कपड़ा को 15 से 20 मिनट पहले भिगोना होगा, ताकि कपड़े का एक एक रेशा ठीक से भीग जाए और मैल फूल जाए, है ना। देखिए जब कपड़ा फूल जाएगा, आप हल्का सा उसको क्या करोगे? झटका लगाओगे, रगड़ोगे या जल के बहाव के साथ बहाओगे, तो मैल क्या करेगा? छोड़ेगा, और मैल का निकलेगा? जल में निकलेगा, मैल जल में निकलेगा। मैल की प्रकृति कैसी है बेटा? अध्रुवीय की है। कैसी है? अध्रुवीय की है, अध्रुवीय की है। और जल कैसा है? ध्रुवीय। तो जल क्या करेगा? मैल को रहने नहीं देगा अपने पास। क्या करेगा? ये जल मैल को हटाएगा, मैल को हटाएगा। तो इसके बगल में भी बहुत सारे मिसेल होते हैं, वो भी मिसेल जल में ही बना होगा। तो अगर ये जल हटाएगा इस मैल को, तो मैल कहाँ जाएगा? अगले मिसेल के पास। और अगले मिसेल के पास क्या होगा? बीच में R+ आयन होंगे जो अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, है ना। और मैल भी क्या है?
कार्बनिक प्रकृति का होता है, तो ये मैल क्या हो जाएगा, यहाँ से अंदर घुस जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका मैल। मैल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैल कहाँ आ गया, मिसेल के सेंटर में आ गया, मिसेल के केंद्र में आ गया। मैल कहाँ आ गया, मिसेल के केंद्र में आ गया। ऐसे जितने भी मिसेल के अणु होंगे सब में यही कहानी होगी, कपड़ा से मैल निकलेगा और मैल अध्रुवीय प्रकृति होने के कारण, मैल का अध्रुवीय प्रकृति होने के कारण मैल कहाँ पहुंचेगा, सीधे मिसेल के केंद्र में, और कपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जल का स्वच्छीकारक क्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।